नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम सभी हिंदी माध्यम से छोटे छोटे वाक्य लेकर के अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। टेंस का एक अपन ने चार्ट बना लिया कि 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं उनमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, कैसे कैसे क्या स्थिति होती है। आज हम वाक्य बोलते हैं वो कितने प्रकार के हैं, उन वाक्यों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, वैसे तो वाक्यों के प्रकार और भी कई तरह से किए जाते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। उनके बारे में आज बात नहीं करेंगे। हम एक अलग जो प्रकार बताए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वाक्य मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। तो देखिए, पहला जो प्रकार है वो है एसर्टिव यानी कथनात्मक वाक्य। इसको कई डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव। तो एसर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य, जिसके अंदर कोई कथन करे, कोई बात कहे। और ये जो बात कहते हैं उसमें उसको हम फिर 2 भाग में बांट सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है जो कथन किया जाता है उसके अंदर उस काम को करने की हाँ भरे। मैं गांव जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हाँ भर रहा है कि मैं गांव जाने का काम कर रहा हूँ। तुम अभी अब एक पत्र लिख रहे हो, तो इसमें हाँ भर रहा है कि तुम पत्र लिखने का काम कर रहे हो। तो जिसके अंदर स्वीकार करे किसी काम को करने की। तो अब देखिए, इनमें शब्दों का क्रम कैसे होता है। क्रम को हम देखो संक्षेप में क्या लिखेंगे, एक बार देख लो। सब्जेक्ट यानी कर्ता, एस का मतलब सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को लिखेंगे हम एस वी। और मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, उसको लिखेंगे हम एम वी। और ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म को लिखेंगे हम ओ। और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण को लिखेंगे हम, और वो भी एडवर्ब किसके, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्रिया विशेषण, इसको केवल हम लिखेंगे ए। और प्लेस को लिखेंगे हम पी, और टाइम को लिखेंगे हम टी। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें शब्दों का क्रम क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, फिर प्लेस, फिर टाइम। ये शब्दों का क्रम होगा। देखिए, हर एक भाषा में शब्दों का क्रम अलग अलग होता है। जैसे ये वाक्य हिंदी का है अपने, मैं इस समय विद्यालय में शांतिपूर्वक संस्कृत पढ़ रहा हूँ। तो इस वाक्य को देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट करता है मैं, उसके बाद में समय आया हुआ है इस समय, उसके बाद में स्थान है विद्यालय, और फिर क्रिया विशेषण शांतिपूर्वक, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट कर्म, और सबसे अंत में क्रिया है। तो हिंदी का क्रम अलग रहता है। अंग्रेजी के अंदर क्रम थोड़ा बदल जाता है, यानी सब्जेक्ट तो सबसे पहले है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद मेन वर्ब जो हिंदी में सबसे अंत में होती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में एडवर्ब, फिर स्थान, प्लेस, फिर टाइम। तो मैं इस समय विद्यालय में शांतिपूर्वक संस्कृत पढ़ रहा हूँ। अब अंग्रेजी में बनाते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है तो आई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अपने टेंस के चार्ट में देखा कि अंत में अगर रहा हूँ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, और आई के साथ एम लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई एम। कौन सा टेंस है ये देखेंगे, और उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम लगा देंगे। अभी टेंस हम एक एक करेंगे, अभी तो केवल सेंटेंस के प्रकार कर रहे हैं। तो आई एम। उसके बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे मालूम पड़ती है, जो काम, उसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम है, तो जो काम होता है वो मेन वर्ब होती है। रीड, तो कंटिन्यूस के अंदर आईएनजी लगती है, तो रीडिंग। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या, किसको पढ़ रहा हूँ। यहीं पे देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं, अंत में जो क्रिया है, काम है, पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे
पढ़ रहा हूँ कि पहले लिख दो कौन पढ़ रहा है, उत्तर मिलेगा मैं। तो ये तो हो गया, कौन बताते ही तो सब्जेक्ट मिल जाता है। और उसके बाद में क्या या किसको, क्या पढ़ रहा हूँ या किसको पढ़ रहा हूँ, तो उत्तर मिलेगा संस्कृत। तो जो किसका या किसको का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट, और क्या कौन का जवाब दे वो सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पकड़ने की तरकीब है। तो आई एम रीडिंग संस्कृत, क्या पढ़ रहा हूँ, संस्कृत, तो संस्कृत। अब क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब क्या है, चुपचाप, साइलेंटली। उसके बाद क्या आना चाहिए, प्लेस, स्थान। तो स्थान, तो इन द स्कूल, कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ का जवाब दे, इन द स्कूल। उसके बाद में आना चाहिए टाइम, तो टाइम कब, अभी, इस समय, तो नाउ। तो ये शब्दों का क्रम रहेगा। एक वाक्य थोड़ा बड़ा लिखा है, अभी हम छोटे छोटे वाक्य ही लेंगे। मैं इस समय विद्यालय में शांतिपूर्वक संस्कृत पढ़ रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई एम रीडिंग संस्कृत साइलेंटली इन द स्कूल नाउ। अब इसी वाक्य को हम नेगेटिव भी कर सकते हैं। मैं इस समय विद्यालय में शांतिपूर्वक संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या अंतर आएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ नोट लग जाएगा बस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, प्लेस, टाइम। जैसे दूसरा उदाहरण दिया, मैंने आम नहीं खाया। तो पहले सबसे पहले क्रिया पकड़ेंगे, काम क्या हो रहा है, खाने का। अब खाया किसने, मैंने, तो मैंने हो गया सब्जेक्ट। तो ये मैंने, तो आई, ये सब्जेक्ट हो गया। अब आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो पहले टेंस ढूंढते हैं, खाया पास्ट इंडेफिनिट है, पहचान ये आ ई ए आते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब उसमें डिड होती है, तो आई डिड, और नॉट, आई डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। अब आएगा ऑब्जेक्ट, तो खाया से पूछो क्या खाया, उत्तर मिल रहा है आम, तो यहाँ पे हो जाएगा ए मैंगो। मैंने आम नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट ए मैंगो। तो ये अभी प्रस्तावना रूप में दे रहे, विस्तार पूर्वक अब एक एक वाक्य को लेकर के हम अच्छी तरह करेंगे। कथनात्मक एसर्टिव सेंटेंस को हमने अच्छी तरह कर लिया। दूसरा सेंटेंस का प्रकार है इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक। कथनात्मक में तो एक कथन बात कही जाती है, चाहे ना में कहे चाहे हाँ में कहे, और प्रश्नवाचक में कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई बात पूछी जाती है। ये प्रश्नवाचक वाक्य को अगर हम करें तो मुख्य रूप से दो तरह के हैं। एक प्रश्नवाचक वो है जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, लंबा चौड़ा नहीं। कितना ही बड़ा प्रश्न हो, क्या तुम कल सुबह उठ करके दौड़ करने गए थे, यस या नो, आराम से दे सकते हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें यस और नो से काम नहीं चलता है, कुछ न कुछ दूसरा शब्द बोलना पड़ता है। तुमने कल वहाँ पर क्या देखा, यस और नो से काम नहीं चलेगा। कुछ न कुछ, हिरण को देखा, गाय देखी, एक लड़का देखा, कुछ कहना पड़ेगा। तो वाक्य प्रश्नवाचक दो तरह के हुए, एक तो जिनका जवाब यस और नो में हम दे सकते हैं। जिनका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं उसके अंदर क्या की अंग्रेजी वाट नहीं बनती है। जिनका जवाब यस या नो में दे सकते हैं वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही क्या का काम करती है, जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो इनमें शब्दों का क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे वाक्य है, क्या तुम उस समय पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूस है, और पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती है, और तुम के साथ वर आएगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वर, और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम तो यू, वर यू। अब मेन वर्ब, वर यू रीडिंग, और उस समय, अब समय देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं और इसमें प्लेस स्थान भी नहीं है, तो अब समय आ गया देन, तो वर यू रीडिंग देन। इसके अंदर बात ये हुई कि क्या की अंग्रेजी वाट नहीं है,
क्योंकि यस या नो में जब जवाब देते हैं तो। और ये नकारात्मक भी हो सकता है, क्या तुम उस समय नहीं पढ़ रहे थे, तो इसमें नोट में आगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट आएगा, वर यू नॉट रीडिंग देयर। दूसरा प्रकार है जिसका जवाब हमें कुछ देना पड़ता है, जैसे तुम उस समय क्या पढ़ रहे थे, इसमें यस और नो से काम नहीं चल रहा है। मैं गणित पढ़ रहा था, संस्कृत पढ़ रहा था, उर्दू पढ़ रहा था, कुछ भी, कुछ न कुछ कहना पड़े, या मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, कहना पड़ेगा। जब कुछ कहना पड़ता है तो क्या की अंग्रेजी वाट बनती है। तो यहाँ पे तुम उस समय क्या पढ़ रहे थे। एक दूसरी बात और है, देखो ऊपर वाला वाक्य में जो शब्द है वो क्यों हुई, इस नीचे वाले में है। अंतर इतना है, पहले वाले वाक्य में क्या शुरू में है और दूसरे वाले वाक्य में क्या बीच में आ गया। शब्द वो क्यों हुआ, देखो क्या इसमें, यहाँ भी क्या है, तुम यहाँ, ये तुम रहा, उस यहाँ भी है, समय इसमें भी है, पढ़ रहे थे, पढ़े, वो क्यों वो शब्द है, केवल क्या की स्थिति बदली है। जब क्या शुरू में आता है तो यस या नो में उत्तर दिया जाता है, क्या बीच में आ जाता है तो कोई नया जवाब देना पड़ता है। क्या अगर शुरू में है तो वाट नहीं बनता है, हेल्पिंग वर्ब भी क्या का काम करता है। क्या अगर बीच में आता है तो वाट बनता है। तो ऐसे शब्दों में शब्दों का क्रम क्या रहेगा, WS, यानी WS से शुरू होने वाले वाट, वेयर, वाई, हूँ, ये सब सबसे पहले, और बाकी यू का यू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। तो तुम उस समय क्या पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले आ गया वाट, अब हेल्पिंग वर्ब व्हाट वर यू रीडिंग देयर। तीसरा जो वाक्य का प्रकार है वो है इम्पेरेटिव, आदेशात्मक, आदेश दे। तो ऐसे वाक्यों में पहले संबोधन हो भी सकता है, अधिकतर संबोधन नहीं होता है, और संबोधन नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वी का मतलब है वर्ब, और ये आई नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं कहेंगे, रूट, मूल रूप, यानी गो भी फर्स्ट फॉर्म है और गोज भी फर्स्ट फॉर्म है, गोज नहीं, गो यानी रूट, धातु, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। जैसे यहाँ आओ, या संबोधन भी कर सकते हैं, अरे राम यहाँ आओ। ज़्यादातर संबोधन बोला नहीं जाता है और करता इसका तुम समझा जाता है, अरे राम तुम यहाँ आओ। तो ऐसे वाक्यों को बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करो, कम हियर, अगर राम है तो पहले लिख दो राम, या कम हियर बाद में कर दो राम। चुपचाप अपना काम करो, तो सबसे पहले वर्ब करना, वर्ब है करना, तो डू, अब ऑब्जेक्ट यूर वर्क, और अब ये आ गया एडवर्ब साइलेंटली, डू योर वर्क साइलेंटली। ये जो आदेशात्मक वाक्य है और इम्पेरेटिव, वो मना करने वाले भी होते हैं। तब शब्द आता है मत शब्द। मत शब्द जब भी आता है तो डोंट से शुरू करते हैं, डोंट, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो, तो शुरू किससे करना है, डोंट से, डोंट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट वेस्ट, अब ऑब्जेक्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। दूसरों को अब शब्द न कहो, वही डोंट से शुरू करो, तो डोंट एब्यूज अदर्स। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के अपने वाक्य किए। अब चौथा देखिए, तो चौथा प्रकार है ऑप्टेटिव, आशीर्वादात्मक वाक्य। आशीर्वादात्मक वाक्य में शुरू में मैं हम लिख भी सकते हैं और न लिखे तो भी चलेगा, ज़्यादातर लिखा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस और टाइम, और ये आश्चर्यजनक चिन्ह बाद में लगा देते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, किसी ने आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो सबसे पहले मैं, और न लगाओ तो भी ठीक है। अब सब्जेक्ट गॉड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव। देखिए गॉड एक थर्ड पर्सन का एक वचन, लेकिन गिव्स नहीं होगा। ये आशीर्वाद का यह ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म यूं की तो यानी रूट धातु ही आती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है यू, और 2 ऑब्जेक्ट है, यू भी है, एक लॉन्ग लाइफ भी है, 2 ऑब्जेक्ट है। तो मे गॉड गिव यू ए लॉन्ग लाइफ।
वीरांगना लंबे समय तक जीवित रहे, तो उसके लिए ये थोड़ा बदल करके है, लॉन्ग लिव द ब्रेव लेडी। पांचवा प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक, विस्मय, आश्चर्य या खुशी या दुख बोध कराने वाला वाक्य। इसके दो तरह के होता है ये। पहला प्रकार है जिसमें सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है, दुख का एलास या खुशी का हुर्रे या आश्चर्य का ओ, इस प्रकार और भी कई शब्द हैं। तो सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी वर्ड और ये आश्चर्यजनक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद साधारण वाक्य की तरह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम और फुल स्टॉप। जैसे अरे वाह हम खेल जीत गए, तो सबसे पहले अरे वाह का हुर्रे, खुशी प्रकट करने वाला शब्द है हुर्रे। और फिर वो सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब हैव, मेन वर्ब वॉन, ऑब्जेक्ट द मैच। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। और दुख प्रकट करना है तो हाय मेरी सासू मर गई है, तो दुख प्रकट करने वाला शब्द एलास। और माई मदर इन लॉ इज डेड। तो सबसे पहले तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड चाहे दुख का हो, चाहे सुख का हो, चाहे आश्चर्य का हो, कैसा भी हो, और बाद में साधारण वाक्य जैसा वाक्य बनता है। दूसरा जो प्रकार है आश्चर्यजनक का, वो हाउ और वाट से शुरू होता है। विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही मतलब है हृदय में जो खुशी के, दुख के जो भी भाव आए हैं, उन भावों को ज्यों का त्यों प्रकट कर देना, बिना सोचे हुए ज्यों का त्यों प्रकट करना। तो इसमें भी हम हाउ और वाट से भी शुरू करते हैं। जैसे किसी को देखा और कोई बहुत ही सुंदर है तो हम कहेंगे अरे ये कितनी सुंदर है, अरे ये कितनी सुंदर है। इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है कि ये इतनी सुंदर है, उतनी सुंदर है, ये नहीं। हृदय के अचानक भाव जो आए हैं वो प्रकट किए हैं। तो जैसे पहले वाक्य है वह कितनी सुंदर थी, तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, हाउ से शुरू करते हैं तो उसके बाद में एडजेक्टिव आता है, और फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। और ये हाउ और एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट का काम यहाँ आ जाता है। तो जब एडजेक्टिव होता है तो ही हाउ आता है। तो हाउ, और अब ये सुंदर एडजेक्टिव है इसलिए हाउ ब्यूटीफुल शी वाज। और यदि एडजेक्टिव नहीं और नाउन हो तो फिर वाट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कैसी लड़की थी, तो यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है बल्कि लड़की नाउन है, तो हम क्या करेंगे वाट, उसके बाद नाउन, और ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और आश्चर्यजनक चिन्ह। तो वाट ए गर्ल शी वाज, वह कैसी लड़की थी, वाट ए गर्ल शी वाज। और यदि उस वाक्य में एडजेक्टिव और नाउन दोनों है तो हम हाउ को भी काम में ले सकते हैं और वाट को भी ले सकते हैं। जैसे वह कितनी सुंदर लड़की थी, तो इसके अंदर सुंदर शब्द एडजेक्टिव भी है और लड़की नाउन भी है, तो हम हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल शी वाज, और वाट भी ले सकते हैं, वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी वाज। केवल आर्टिकल को रखने का स्थान जो है वो अलग अलग है। हाउ है जब तो ब्यूटीफुल के बाद में ए है, और वाट है तो ब्यूटीफुल के पहले है। तो वह कितनी सुंदर लड़की थी, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल शी वाज, या व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी वाज। तो इस प्रकार अपन ने वाक्य हैं, सेंटेंस है, उसके जो मूल रूप से 5 प्रकार होते हैं उसको हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया। आप अच्छे दौरान कीजिए। तो ये 5 ही प्रकार हैं, एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस अवश्य ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।